हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 7 नवंबर का। जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को यूएस के अंदर इलेक्शन थे। जो पहली न्यूज है वो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि 5 नवंबर को यूएस इलेक्शंस थे। कल उनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब जो जीत है ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अनाउंस नहीं की है। वहां की जो प्रेस है, एसोसिएशन ऑफ प्रेस है, उन्होंने लगभग ये डिसाइड कर लिया है, उनको पता लग गया है कि 290 प्लस से जो सीट हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को मिली। और रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ जगह पर अभी भी काउंटिंग चालू है। कमला हैरिस जो थी, जो डेमोक्रेट की थी, वो हार गई। और अब जो ये है, ये एक लैंडमार्क विक्ट्री इसलिए भी आ जाती है कि 1882 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूएस प्रेसिडेंट जो कंटिन्यूएशन में नहीं, डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2021 तक प्रेसिडेंट थे, उसके बाद हारे, फिर जो बाइडेन बन गए, उसके बाद ट्रंप बने। और ये 1882 के बाद पहली बार हुआ है कि एक जो प्रेसिडेंट है वो अपनी एक टर्म कंप्लीट की, फिर हार गया, और फिर उसने दूसरी टर्म की। और ये फाइनल टर्म होगी क्योंकि यूएस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 2 से ज्यादा जो है टर्म एक प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। अब ये जो थी, इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत रहे हैं तो वर्ल्ड में क्या होगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई वॉर नहीं करेंगे और कोई वॉर को स्पॉन्सर भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद रिजॉल्व हो जाए। उसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कही है। इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम ऑयल को ड्रिलिंग करेंगे ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए यूएस के अंदर। लेकिन अगर ऑयल ज्यादा आएगा मार्केट के अंदर तो उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी होगा। वहीं इंडिया का पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, उसके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है वहां पर जो मोहम्मद यूनुस हैं वो बना दिए हैं पीएम। अब जो मोहम्मद यूनुस है वो एक डेमोक्रेटिक सपोर्टर थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट करते थे, वो क्लिंटन को सपोर्ट करते थे। और जब से ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदूज का मुद्दा उठाया था बांग्लादेश के अंदर, अब ये लग रहा है कि शायद यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद, ट्रंप के बनने के बाद, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर भी कुछ चेंज आएगा, क्योंकि उन्हें भी एक नॉर्मलसी की तरफ जाना पड़ेगा। और शेख हसीना के साथ जो हुआ है उसका कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे वहां पर। एक और जो बात है, ईरान हमारा पड़ोसी देश है, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बनती। इतना बुरा हाल है कि जो ईरान की करेंसी है वो जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो और ज्यादा डाउन जाती जा रही है। रशिया इसमें खुश है, क्योंकि रशिया अगर खुश है क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया जीत जाएगा। चाइना के साथ क्या है, चाइना के साथ तो ट्रंप का वैसे ही 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि चाइना को एनिमी नंबर 1 मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने ये कहा है कि अगर चाइना के साथ, चाइना और यूएस का अगर ट्रेड होना है तो चाइना को कुछ रिलैक्सेशंस देने पड़ेंगे। और यूएस फर्स्ट का जो नारा है उस वजह से ये भी हो जाएगा कि जो सारी की सारी जो कंपनी जो शिफ्ट हो गई थी यूएस चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर जो पूरी तरह से एक मोनोपोली हो गई थी, उन सबको रोकेंगे। ये पूरा ओवरऑल जो व्यू है वो आपको बताने की कोशिश की। इसके अंदर में एक चीज रह गई, वो थी यूरोप। यूरोप के अंदर भी अगर जब एक सर्वे हुआ उसके अंदर में पता चला कि यूरोपियन है वो चाहते हैं कि कमला हैरिस जीत जाए, डेमोक्रेट जीत जाए, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं नेटो की फंडिंग को कम करूंगा, और अगर नेटो कमजोर हो रहा है तो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इशू आ जाएंगे, क्योंकि नेटो ही उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता था। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में देखते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
इजराइल जो है वो बहुत खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, क्योंकि इजराइल ने अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनके अंदर इजराइल की मान्यता करवाई थी, ओमान की, यूएई की। उसके साथ साथ जेरूसलम, जिसको इजराइल अपनी राजधानी मानता है, उसको तल अवीव से जेरूसलम में अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप थे। ये थी पूरी एक डोनाल्ड ट्रंप की, और यूएस के अंदर क्या क्या होगा और वर्ल्ड के अंदर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको मैंने बताया। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है कैबिनेट मीटिंग हुई, और जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर में दो चीजें आई। एक तो ये है कि पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है उसको क्लियरेंस मिल गया है। उसके अंदर में क्या है कि जो वुमेन है और जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है, उसको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, और कोलेटरल फ्री लोन है बैंक उसको देंगे ताकि वो हायर एजुकेशन कर सके। और हायर एजुकेशन करेंगे तो जो नारी शक्ति वंदना है और नारी का जो पुनर्जागरण है, और जितना ज्यादा लड़कियां पढ़ेंगी उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उनकी भागीदारी होगी। इसीलिए जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर में हुआ है कि जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए 10,700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं, और दिए भी किस लिए हैं, ताकि इंश्योरमेंट की जा सके कि जो प्रोक्योरमेंट है वो अच्छे से हो सके, स्टोरेज अच्छे से हो सके, और ताकि जो पीडीएस सिस्टम जो चलता है और जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर एफसीआई अपना काम अच्छे से कर सके। ये थी कैबिनेट मीटिंग की बात। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट करती है, और आज भी किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बैठती है जब संविधान को कुछ इंटरप्रिटेशन करनी पड़े, और इस पर्टिकुलर केस में जब पहली बेंच बैठी थी तो 5 जजेस की बेंच थी, और उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। लैंडमार्क जजमेंट किस बेस पे दी कि जो लाइट मोटर व्हीकल जो चलाते हैं, जो हैवी व्हीकल्स नहीं चलाते हैं, उनको अगर 7,500 अगर केजी का कोई व्हीकल चला रहा है, उसे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वाला भी चला सकता है। उसके लिए हैवी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राइविंग एक यूनिवर्सल स्किल है, और अगर कोई हैवी व्हीकल नहीं चला रहा है, बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल नहीं चला रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक लाइट मोटर व्हीकल वाला पर्सन भी उसको चला सकता है। तो इसका रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे केस थे जिसके अंदर में इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो नहीं देती थी इंश्योरेंस कंपनियां, कि जो ड्राइवर है वो कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, और कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए उसके पास हैवी लाइसेंस नहीं है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस था, इसलिए वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाती। अब आप उसके अंदर में देखेंगे कि 7500 जो 7,500 केजी का जो है उसके अंदर में क्या आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एम्बुलेंस, एक वैन है, छोटी मिनी वैन है। अगर मान लीजिए जिसके अंदर 10 से 12 लोग बैठे हुए हैं या 15 लोग बैठे हुए हैं, उस पर्टिकुलर केस में वो इसके एम्बिट के अंदर आएगी। और अगर ऐसा है, कोई अगर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई एक किसान है, वो अगर लेके जा रहा है कहीं, थोड़ा माल है, 7,000 टन तक का माल है, 7,000 केजी का तक का माल है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में अगर उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का अगर लाइसेंस है तो भी वो चलेगा, और खुदा ना खास्ता अगर कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस भी इंश्योरेंस कंपनी को ये देना पड़ेगा। ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके बाद की जो न्यूज है वो है हमारी जे&के में। आप सबको पता है कि इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस जो हुए वो 5 अगस्त 2019 के बाद, जब से स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का वो हटा दिया गया था, उसके बाद हुआ, और वहां पर असेंबली चली। और असेंबली के अंदर क्या हुआ, एक तो उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड की। स्टेटहुड क्या? अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी, किस तरह से, जैसे दिल्ली है।
और उससे पहले वो एक स्टेट हुआ करती थी। पहली डिमांड जो आई वो स्टेटहुड की आई। दूसरी डिमांड जो थी वो ये था स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस क्या है कि जो 370 जो पार्लियामेंट ने रिमूव कर दी थी और 35A को जो रिमूव किया था, वहां पर जो असेंबली के अंदर ये पर्टिकुलर हुआ और इन पर्टिकुलर के रिगार्डिंग की स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, इसके लिए वोटिंग हुई और 90 में से 55 ने वोट किया कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। और इस पर्टिकुलर केस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, जो इस समय सत्ता में है, उनके साथ साथ पीडीपी जो एक ऑपोजिशन पार्टी है, उसने भी इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस भी चाहिए। ये जो थी ये अब ये बताती है कि डेमोक्रेसी आने से जो लोग हैं वो उस हिसाब से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जब डेमोक्रेसी है तो लोगों की आवाज जो है वो एमपीज और एमएलए के थ्रू आप सबको पता चल सकती है और वो ये भी बता सकते हैं कि क्या उन्हें चाहिए नहीं चाहिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड, और उस इकोनॉमी से रिलेटेड के लिए जो ट्रंप का इलेक्शन है और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, उससे सब कुछ फर्क पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है, पहले तो हम देखते हैं हमारा जो वॉल स्ट्रीट है वहां पर क्या हुआ। वॉल स्ट्रीट जो है वो यूएस के अंदर है और वहां पर ऑल टाइम हाई गया है। और जो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के फाउंडर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कट्टर समर्थक हैं, उनकी जो टेस्ला है उसमें लगभग 12.5% का उछाल हुआ है। वहीं जो हमारी दलाल स्ट्रीट है और जो हमारे जो सेंसेक्स है वो भी 1.1% बढ़ा है, बहुत दिन के बाद बढ़ा है। और जो ये इंप्रूवमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से आई है। वहीं जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अंदर में जो मेनली जो 3 है, ट्रेड, ऑयल और आईटी सेक्टर है, इसके अंदर में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगर ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, और जो अभी तो इलेक्शन में कहा कि वो टैरिफ सिस्टम लेके आएंगे। टैरिफ सिस्टम क्या है कि अगर कोई कंट्री अपना माल यूएस के अंदर जाके बेचना चाहती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहती है, तो उसे टैरिफ देना पड़ेगा। और अगर टैरिफ देना पड़ेगा तो इंडिया और चाइना और इंडिया है वो दोनों सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। उस पर्टिकुलर केस में इन दोनों के लिए इशू आ जाएगा। वहीं चाइना के लिए ज्यादा है क्योंकि चाइना के ऊपर तो पहले भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर चुकी है, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। वहीं जो दूसरी बात है ऑयल, इंडिया एक नेट इंपोर्टर है ऑयल का, हम बाहर से ही तेल मंगाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो यूएस के पास जो रिजर्व हैं पेट्रोलियम के, वहां पर वो ड्रिलिंग करके ऑयल को निकालेंगे और उस ऑयल को मार्केट में भी लाएंगे और यूएस के अंदर भी लाएंगे, ताकि जो ऑयल और गैस के जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है यूएस के अंदर, उसको कम कर ले। तो इसलिए ऑयल अगर सस्ता होगा तो इंडिया के लिए बेनिफिट हो जाएगा। वहीं जो आईटी सेक्टर है वहां पर एक इश्यू है कि जो H1B1 वीजा है, जिसके थ्रू जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो यूएस के अंदर जाते हैं, वहां पर यह इश्यू आएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब पिछली जो उनकी जो प्रेसिडेंशियल थी तब भी उन्होंने H1B1 वीजा है उन्होंने कट कर दिया था, उनमें कम लोग जा रहे थे। तो वही कंसर्न अब दोबारा से आएगा कि जो बाइडेन के टाइम पर जो रिकॉर्ड तौर पे इंडियंस वहां जा रहे थे वो शायद जाने कम हो जाएंगे। जो वीजा है वो देना यूएस गवर्नमेंट कम कर देगी एज कंपेयर टू द लास्ट 4 years ऑफ जो बाइडेन। ये कुछ कंसर्न है और अभी हम आपको ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा, अनुमान लगा सकते हैं, और क्या होगा वो समय बताएगा। तो इसीलिए अब देखते हैं क्या होगा। और ये थी आज की न्यूज। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू आवर